नमस्कार, मैं नीतीश तिवारी और आप देख रहे हैं गरवा न्यूज 24। आज मैं मौजूद हूं बिश्रामपुर विधानसभा क्षेत्र के चोका गांव में। जो चोका से आज देख रहे थे, कल परसों नामांकन हुई थी, उसमें जागृति दुबे का चेहरा आप लोगों के सामने आया था। मैं उनके साथ आज जुड़ा हुआ हूं। मैं बात करने का प्रयास करता हूं कि सबसे पहली चीज है कि बिश्रामपुर क्षेत्र का विकास कैसे करेंगे। पहले आप अपना परिचय दें। नमस्कार, मेरा नाम जागृति दुबे है। माननीय विकास दुबे की धर्मपत्नी, विश्रामपुर विधानसभा से विधायक प्रत्याशी हूँ। सबसे पहले मैं मीडिया बंधु को धन्यवाद देती हूँ, आप लोगों को, जिन्होंने मुझे आकर अपना कीमती समय दिया मेरी बातों को जनता तक पहुँचाने का। 23 अक्टूबर को जो रैली हुई, उसमें आप जनता के अविश्वसनीय समर्थन के लिए मैं आपकी बहुत बहुत आभारी हूँ। मेरे वहाँ आए जितने भी बड़े बुजुर्ग माताएं बहनें हैं, सबने मेरा इतना सपोर्ट किया, जो मुझे इतना समर्थन और आशीर्वाद दिया। मुझे विश्वास है कि आगे भी आप मुझे ऐसा ही समर्थन देंगे और अपने आशीर्वाद मुझे देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसके लिए मैं आपकी सदा आभारी रहूंगी। सबसे पहली चीज कि बिश्रामपुर विधानसभा क्षेत्र में जो लोग जूझ रहे हैं परेशानी से, उसके लिए क्या कहना चाहेंगे? उसके लिए मैं कहना नहीं चाहूंगी, उसके लिए मैं करके दिखाऊंगी। मुझे पता है कि लोग बहुत परेशान है। ऐसा नहीं है कि आज मुझे एकाएक पता चला है। पिछले 3 साल से माननीय विकास दुबे जी रोज जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, तो मुझे उनकी समस्याओं के बारे में, और घर पर भी आकर वो सुबह 7 बजे से जो लोगों का तांता लगा रहता है, रात में 11 बजे तक ये सब चलता रहता है। तो ऐसा नहीं कि ये आज की समस्या है। कभी वो बेरोजगारी पे बात करने आते हैं, कभी घूसखोरी पे बात करने आते हैं, कभी किन्हीं को इलाज के लिए पैसे चाहिए होते हैं, कभी कभी तो ऐसी हालत होती है किन्हीं के यहाँ कोई मरा पड़ा है और उनके पास ये इतने भी पैसे नहीं है कि उसके मरने का भी कार्यक्रम कर सके। तो ऐसी स्थिति में हमारे से जितना बन पड़ता है, हम उनकी आर्थिक मदद किया करते हैं। तो आर्थिक मदद करती हैं, तो अगर आप विधायक बनती हैं तो लोगों के बीच में क्या क्या कर सकती हैं? विधायक बनने के बाद ना उन्हें मरने के लिए आर्थिक मदद की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। वो खुद इतने सशक्त हो जाएंगे ना। आप उनको अगर रोजगार देंगे, या तो उनके पास रोजगार नहीं है, या उनके पास आय का कोई जरिया नहीं है, तभी तो वो मरने के लिए या बेटी की शादी के लिए 5,000 10,000 रुपए के लिए आप पर निर्भर हैं। उनकी इतनी बुरी स्थिति है, तभी तो अगर हमको उनकी स्थिति को सुधारना है, तो ये दान दक्षिणा से जीवन नहीं चलेगा ना उनका। उनको क्या करना पड़ेगा? एक निश्चित रोजगार देना पड़ेगा। तो मैं उन्हें अपने ही क्षेत्र में रोजगार के अवसर दिलवाऊंगी, जिनसे उनको ये फायदा होगा कि उन्हें बाहर कमाने नहीं जाना पड़ेगा। अगर 10-15 हजार रुपए की नौकरी वो बाहर करने जाते हैं, तो इनसे उनके पास कुछ नहीं बचेगा। उनको रोजगार के अवसर मिलेंगे तो वो खुद ही मरनी जीनी छोटे मोटे जो भी काम है वो खुद कर सकेंगे। और बड़े काम के लिए अगर मैं विधायक बनती हूँ तो मैं हूँ, अच्छे स्कूल्स के लिए, अच्छे हॉस्पिटल्स के लिए। उसके लिए स्कूल का हालत तो आप जानती होंगी, सरकारी विद्यालय का हालत, जिससे मैं तो बहुत शिक्षा को लेकर के सबके समक्ष आता हूँ, बेरोजगारी को लेकर के आता हूँ, लेकिन यहाँ पे शिक्षा की बात जहाँ तक है, शिक्षा में कैसे सुधार कीजिएगा? अच्छा, इससे पहले मैं आपसे एक सवाल पूछूंगी। पूछ लीजिए। आप शादीशुदा हैं? नहीं। अच्छा, तब तो आपको पता नहीं होगा, लेकिन आपके घर में जो लोग शादीशुदा हैं, उनके बच्चे हैं? नहीं, अभी शादीशुदा नहीं है। मेरे बड़े भाई हैं, उनकी शादी नहीं हुई है। अब मैं मुझसे पर्सनल सवाल कर रही है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, बस ये पूछना चाहती हूँ, क्या उनके बच्चे सरकारी स्कूल में जाते हैं? अगर आपके आसपास जो लोग हैं, हाँ, मेरे चाचा का लड़का लड़की सरकारी विद्यालय में जाते हैं। तो उनकी क्या स्थिति है? उनकी स्थिति है कि थोड़ा सा हम अपने क्या वो इंग्लिश में बातें कर सकते हैं, इंग्लिश में डिबेट कर सकते हैं? उनकी गणित बहुत अच्छी है? नहीं। तो जवाब तो आपके पास खुद है, मुझे जवाब। तो क्या इसमें क्या आप मतलब ये बदलाव कैसे करेंगी? सरकारी विद्यालय की स्थिति कैसे सुधारेंगी? देखिए, सरकारी विद्यालय की स्थिति को अगर सुधारना है तो प्राइवेट स्कूल तो एक अलग ऑप्शन है कि आप खोलेंगे सरकारी फंड से, लेकिन सरकारी विद्यालय की स्थिति सुधारनी है ना, तो आप मिड डे मील स्कीम और ये फ्री की कॉपी किताब की जरूरत उनको नहीं है। उनको सबसे पहले शिक्षा की जरूरत है, तो आप अच्छे शिक्षक लाइए। ऐसे नहीं कि शिक्षक तो भरे पड़े हैं सभी विद्यालय में। वैसे पारा शिक्षक हैं, सरकारी शिक्षक जिनके 1.5 लाख रुपए वेतन है, वो भी भरे पड़े हैं, लेकिन फिर भी विद्यालय की स्थिति 0 है। क्या उनके पास गुणवत्ता वाली शिक्षा है? तो बिना गुणवत्ता वाला शिक्षा के वो चले गए हैं सरकारी विद्यालय में? मुझे नहीं लगता है। आप जाके उनसे इंटरव्यू ले लीजिए। मैं तो यही कहूंगी, आप उनसे भी एक इंटरव्यू ऑर्गेनाइज करवाइए। आपको खुद पता चल जाएगा कि वो कितने शिक्षित हैं। उनसे बस एक सवाल पूछिएगा, हिंदी दिवस कब है? ऐसे ऐसे छोटे छोटे सवाल पूछिए, वो खुद आपको बता देंगे कि उनमें कितनी गुणवत्ता है। मैं उनकी शिक्षा पर सवाल नहीं उठा रही, बस मैं एक वाजिब सी बात कर रही हूँ, और इसमें उनकी गलती नहीं है। वो जिस तरह की शिक्षा पा कर आए हैं, उसमें उसकी गलती है, सिस्टम की गलती है। वो बच्चों को शिक्षा तभी दे पाएंगे जब खुद अच्छी शिक्षा मिलेगी ना उन्हें। तो ये बताइए कि शिक्षा
अभी तो हमारे पूरे झारखंड का शिक्षा की स्थिति बद से बदतर है। जहां तक शिक्षा के लिए आप यहाँ पे नए सरकारी विद्यालय में प्रोग्रेस करवाएंगे या फिर प्राइवेट विद्यालय अन्य खुलवाने का प्रयास करेंगे? देखिए, सरकारी विद्यालय में तो प्रोग्रेस करवाऊंगी, उसके बहुत सारे तरीके हैं। जैसे अगर सरकारी स्कूल के शिक्षक नहीं पढ़ा पा रहे हैं या फिर उनकी स्थिति इतनी मजबूत नहीं है, तो मुझे क्या करना है कि उनको ट्रेनिंग देना है। टीचर्स को ट्रेनिंग दूंगी, उन्हें मजबूत बनाऊंगी, जिससे वो बच्चों को अच्छे से पढ़ा सके। और अगर मैं प्राइवेट स्कूल्स खोलती हूँ तो उसमें ऐसे शिक्षक लाऊंगी जो बहुत अच्छे से शिक्षित हों और उनकी इंग्लिश, उनकी गणित अच्छी हो। और अगर प्राइवेट स्कूल्स खुलते हैं तो उसमें किसी तरह की कभी कोई पैसा नहीं लिया जाएगा, उनको बिल्कुल मुफ्त शिक्षा मिलेगी। बिल्कुल मुफ्त शिक्षा मिलेगी, मतलब ये दिल्ली वाली सिस्टम है, केजरीवाल वाला। वो सरकारी स्कूलों में वो सब चलाऊंगी, लेकिन अगर अलग से कोई प्राइवेट स्कूल खुलता है यहाँ पे गांव में जी, तो उस गांव के लिए मैं कह रही हूँ कि ऐसे शिक्षक लाऊंगी जो बहुत अच्छे से कैपेबल हो बच्चों को पढ़ाने में, और बच्चों को वो ट्रेंड टीचर हो पहले से, उन टीचर्स पे मुझे कोई मेहनत न करनी पड़े, वो बच्चों को एकदम परफेक्ट शिक्षा देने में ये हो। और सरकारी स्कूल के शिक्षक को मैं ऐसी ट्रेनिंग दूंगी, ट्रेन करूंगी कि वो और अच्छे से बच्चों को क्वालिटी वाली शिक्षा दे सके। चलिए, एक चीज बताइएगा, सभी जेंट्स के पीछे लेडीज का हाथ होता है, आपके पीछे किसका हाथ है कि आज आप यहाँ पे विश्रामपुर विधानसभा क्षेत्र के सबकी चहेता बनी हुई है? देखिए, मेरे पीछे जाहिर सी बात है मेरे पति का हाथ है। ऐसा नहीं है कि मैंने अकेले ही कुछ किया है, मैं पहले भी सोशल वर्क किया करती थी, शादी से पहले भी किया करती थी। गरीब बच्चों को, क्योंकि मैं पढ़ी लिखी हूँ, तो मैं गरीब लड़के लड़कियों को मुफ्त में शिक्षा दिया करती थी। जैसे बहुत सारी लड़कियां आ जाती हैं आसपास की, कहती कि हम लोग उतना फी नहीं भर सकते हैं, तो आ जाओ मेरे पास, कोई दिक्कत नहीं है। और मैं एक युवा स्कूल है जिसमें पढ़ाती थी, आप उसको सर्च कर सकते हैं, ये ओरमांझी में है, मेरे घर से नजदीक में। तो वहाँ मैं पढ़ाती थी, फीफा से फंडेड थी, जिसको अमेरिका फंड करती थी, तो वहाँ भी मैं आदिवासी बच्चियों को पढ़ाती थी। तो ऐसा नहीं कि एकाएक ये शौक है मेरा, ये मुझे पसंद था, मैं करती थी। और मैं दुबे जी से जुड़ी तो और ज्यादा करने लगी। दुबे जी इसमें और माहिर है, उनको और ज्यादा अच्छा लगता है ये सब सोशल वर्क करना, वो मेरे से ज्यादा करते। तो ऐसा है कि उनसे मुझे प्रोत्साहन मिलता है, उन्हें देखती हूँ तो मुझे और हिम्मत मिलती है कि मुझे और ज्यादा स्तर पे काम करना है। बस मेरी सफलता के पीछे तो मैं अपना पूरा जो भी श्रेय है मैं अपने पति को दूंगी। आपकी एजुकेशन क्या है? जी, मैंने बीटेक किया हुआ है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन से। कहाँ से की हुई है? RIT कोडरमा से, और ये विनोबा यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है, और हमारे एग्जाम्स वहीं कंडक्ट होते थे विनोबा यूनिवर्सिटी में, और हमारे रिजल्ट भी वहीं से। क्या आपको लगता है कि जितने भी मतलब मंत्री या फिर विधायक के चुनाव लड़ते हैं, उनके लिए एजुकेशन सिस्टम बनना चाहिए कि MSc पास हो, मास्टर डिग्री लिए हुए हो या डॉक्टरेट का उपाधि लिए हुए हो, वैसे को चुनाव लड़ना चाहिए शिक्षित लोग, जैसे कि अशिक्षित लोग बैठ जाते हैं शिक्षा मंत्री के पद पे? तो ऐसा होना चाहिए, मतलब कानून आना चाहिए कि जिसमें सरकारी विद्यालय जितने हैं, मतलब शिक्षा है, मतलब विधायक है, मंत्री हैं, उन लोगों की एक कैटेगरी बना हो, क्राइटेरिया बना हो कि जिसमें शिक्षित लोग आए। सर, सिर्फ डिग्री ही जरूरी नहीं है। डिग्री तो हम यहाँ बहुत लोगों के पास ऐसा है, बहुत बच्चे ऐसे देखेंगे कि आप MBA की डिग्री लिए हुए हैं, MSc की डिग्री लिए हुए हैं, लेकिन अगर आप बाहर जाइएगा तो कहीं प्यून का नौकरी कर रहे हैं, कहीं वो मैकेनिक का काम कर रहे हैं। तो हमें वो सिर्फ डिग्री नहीं चाहिए उनके लिए ना, उनको मैं चाहती हूँ कि उनको सही में शिक्षित हो, जो चाहिए बेसिक शिक्षा होती है ना। नहीं, मैं जैसे कि शिक्षा मंत्री की बात कर रहा हूँ, उनके लिए भी मैं यही कहूँगी। तो क्या मतलब लगना चाहिए, ये नियम लगना चाहिए कि नहीं आपके अनुसार से? बिल्कुल। जैसे कि अशिक्षित लोग बैठ जाते हैं अच्छे पद पे, जिससे हमारा राज्य है पीछे की ओर जा रहा है। इसमें क्या लगता है कि आपको उन लोगों को शिक्षित होना जरूरी है कि नहीं? वो शिक्षित रहेंगे और अच्छी गुणवत्ता वाली शिक्षा रहेगी उनके पास ना, तभी वो आगे शिक्षा को आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि जब तक लोग शिक्षित नहीं होंगे तब तक समर्थ नहीं होंगे। जब से मैं देख रहा हूँ आप शिक्षा और रोजगार के विषय में बात कर रही हैं, या मैं अभी तक जितना आप पे फोकस किया शिक्षा और रोजगार, तो शिक्षा और रोजगार को आप तो शिक्षा के लिए बता दें, रोजगार के लिए विश्रामपुर विधानसभा क्षेत्र वासियों के लिए क्या कीजिएगा? देखिए, मैं सिर्फ जैसे जो लोकल कंपनीज हैं, एल&टी वगैरह जो कंपनी है, उनमें लोकल्स को ज्यादा जॉब मिलना चाहिए, है कि नहीं? इससे उन लोगों के लिए कमाने का जरिया मिलेगा। और जो लोग जॉब नहीं कर, जिनके पास कोई ट्रेनिंग नहीं है, उनके लिए ट्रेनिंग सेंटर्स ऑर्गेनाइज, जैसे कौशल योजना जो चली है, तो ये कौशल योजना को धरातल पर लाना होगा। इसलिए नहीं कि वो मतलब सिर्फ किताबों में रहे या फिर सिर्फ गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स में रहे, ऐसा नहीं। वो कौशल योजना को धरातल पे लाना होगा, उसमें सही मायने में उन लोगों को ट्रेन करना होगा हर छोटे छोटे काम के लिए, जैसे मैकेनिक की ट्रेनिंग के लिए, ऑटोमोबाइल सेक्टर में, नर्सिंग सेक्टर में, लड़कियों को भी
हर सेक्टर नहीं में। नहीं, जैसे कि हमारे क्षेत्र में रोजगार के लिए रोजगार तभी पलामू मिलेगा। में, हाँ जी, रोजगार। पलामू में, एक मिनट, पलामू में रोजगार के लिए कुछ है ही नहीं। जहां तक देखा जाए, पलामू, जितना भी पलामू प्रमंडल के एरिया में आने वाली चीज है, उसमें रोजगार के लिए कुछ है ही नहीं। एक आपका रेहला में फैक्ट्रीज है, जी। एक आपका भवनाथपुर विधानसभा क्षेत्र में क्रशर प्लांट था, जो कि एशिया महादेश का सबसे बड़ा क्रशर प्लांट था। वो किसी कारणवश राजनीति में आने के चक्कर में वो बंद हो गया। तो ऐसे ऐसे लग रहा है कि छोटे मोटे इंडस्ट्रीज आप अपने स्तर से आप बैठवा सकती है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, इसी के लिए तो हमें सरकारी फंड चाहिए। यही सब करने के लिए तो सरकारी फंड चाहिए, क्योंकि आप अपनी पॉकेट से इतने बड़े स्तर पे काम नहीं कर सकते हैं। और अगर स्कूल्स, हॉस्पिटल्स ये सब खुलते हैं, तो इसमें यहाँ के ही स्टाफ रहेंगे ना, वहाँ हम बाहर से तो स्टाफ मंगाएंगे नहीं उनके लिए। ये जो लोग जिनको हम ट्रेनिंग देंगे, मेडिकल सेक्टर में अगर हम ट्रेनिंग दे रहे हैं, ट्रेंड कर रहे हैं, एज अ नर्सिंग ट्रेनिंग दे रहे हैं एज अ नर्स, तो वो क्या करेंगे, इसी हॉस्पिटल में उनकी नौकरी लगेगी। इनसे क्या होगा, इनसे उन लोगों को रोजगार मिलेगा। अगर 300-400 गांव है, अगर हम ईमानदारी से काम करें और लोगों के लिए अच्छे अच्छे हॉस्पिटल, अगर 2-3 गांव के बीच में, छोटे छोटे गांव हैं, अगर 3-4 गांव के बीच में कोई एक हॉस्पिटल हो, इस टाइप से कोई एक अच्छा स्कूल हो, तो हॉस्पिटल का हाल तो बेहाल है। हाँ, देख सकती हैं, आप खुद देख सकती हैं। तो हॉस्पिटल चले जाइएगा ना। ये कहने की बात नहीं है। मैं चोका में रहती हूँ। चोका नहीं, आपका कांडी प्रखंड में आता है ना। मैं बताती हूँ आपको, मैं जो चोका में रहती हूँ, मैं देखती हूँ अगर कोई सीरियस तरीके से बीमार है, वो कांडी जाते जाते उसकी हालत इतनी खराब हो जाएगी कि शायद वो मर भी जाए। और ऐसा हुआ भी है। और कांडी में अगर आप जाते हैं तो कहते हैं तो आप वहां चले जाइए, मैं आपको वहां रेफर कर देता हूँ। आप वहां चले, डॉक्टर्स होते नहीं है, स्टाफ होते नहीं है। तो ये जो खेला है ना यहाँ वहां भेजने का, ये खत्म होना चाहिए। आपको हॉस्पिटल में पूरी ईमानदारी से काम करना होगा, पूरी शिद्दत से काम करना होगा। क्योंकि जो आते हैं ना आपके लिए सरकारी हॉस्पिटल में, जो आते हैं उन्होंने आपके लिए कुछ किया है, वोट देके आपको जिताया है। तो आपको चंद्रवंशी की मैं बात क्या ही कहूँ, मुझे तो आश्चर्य होता है कि लोग उनको वोट क्यों दे रहे हैं, किस बात पे दे रहे हैं। वो 5वीं बार चुनाव लड़ने जा रहे हैं, ये शायद 5वीं बार होगा उनका। और उन्होंने पिछले बार से अभी तक में, मुझे तो नहीं लगा, मैं जिस रोड से आई थी रैली में, उस रोड की हालत इतनी बुरी है कि मुझे लग रहा था कि मैं गिर जाऊंगी अपनी गाड़ी से, इतनी बुरी हालत है। मुझे लगता ही नहीं कि उन्होंने कुछ काम किया। आप चंद्रवंशी कॉलेज भी गई हूँ, मैं वहां भी गई हूँ। वहां आप मतलब स्टूडेंट्स को तो छोड़िए, जो कॉलेज के स्टाफ हैं, जो लेक्चरर हैं, उनको भी सही से अपनी भाषा का प्रयोग करना नहीं आता है, सही हिंदी। मैं इंग्लिश की बात ना ही करूँ तो अच्छा है। तो क्या ही पढ़ाएंगे। उनके पास तो बीजेपी का वोट बैंक है। तो आप बीजेपी के सामने किस तरीका से अपना प्रदर्शन करिएगा कि बीजेपी को पछाड़ करके आप आगे आइएगा। केंद्र में भी सरकार है, अभी राज्य में सरकार बनाने की बात कर रहे हैं, बड़े बड़े दिग्गज नेता उतर रहे हैं। हर जगह पे दिग्गज नेता, राजनाथ सिंह भवनाथपुर में उतरे हुए थे, यहाँ भी आपका विश्रामपुर विधानसभा क्षेत्र में उतरे हुए थे। तो उनसे कैसे आप टक्कर लीजिएगा? अच्छा सर, आप बताइए, आप पार्टी के नाम पर वोट करते हैं या काम के नाम पर? हम अपनी वोट काम के नाम पर करते हैं, लेकिन मेरे अनुसार, जहां तक हम अपनी बात करते हैं, मेरे अनुसार वैसा कोई नेता नहीं है। मेरा भवनाथपुर विधानसभा क्षेत्र है, मेरे अनुसार कोई वैसा नेता नहीं है जिसको मैं वोट कर सकूं विकास के लिए। सर, क्योंकि अभी तक किसी नेता ने वैसा काम नहीं किया है। आप किसी को मौका देंगे तब तो पता चलेगा ना। आप 4 बार से किसी एक व्यक्ति को विधायक बनाए हुए हैं, किसी एक व्यक्ति को मंत्री बनाए हुए हैं, और फिर आप कंप्लेन करते हैं कि उन्होंने ये नहीं किया। अगर एक बार कोई इंसान मेरे साथ धोखा करे तो क्या मैं उसे दोबारा मौका दूंगी? बिल्कुल नहीं, कभी नहीं। मैं दूसरे नए चेहरे को मौका दूंगी। और जनता के हाथ में सारी ताकत है। जनता जिस दिन अपनी ताकत पहचानेगी, उस दिन वो खुद समझ जाएगी। जनता चाहे तो चुटकी में विधायक का इस्तीफा ले सकती है। ये तो जनता जनार्दन पे निर्भर करता है कि वो कब जागेगी। अगर वो 5,000 रुपए के लिए आज बिकती है, तो अगले 5 साल तक फिर शोषण सहने के लिए तैयार रहेगी। तो आप इस चैनल के माध्यम से विश्रामपुर विधानसभा क्षेत्र की जनता को क्या बोलना चाहती हैं? मैं बस यही कहना चाहूंगी कि आपने बहुतों को मौका दिया, और मौका देके देखा भी कि उन्होंने आपके लिए क्या किया। एक नया चेहरा आपके सामने आया है, उसको मौका दीजिए। अपने वोट की ताकत को पहचानिए। आप शेरनी हैं। आप चाहें तो बड़ा बड़ा सिंहासन डोल सकता है आपकी वजह से। आप इस बार इतनी जोर से दहाड़िए कि उनका सिंहासन डोल उठे, और एक नए चेहरे को लाकर देखिए, आपके लिए वो काम करेगी। क्योंकि मैं आपके लिए काम करने के लिए प्रतिबद्ध हूँ, और मैं नतमस्तक होकर कहती हूँ कि मैं पूरे तन मन से आपकी सेवा करूंगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। गढ़वा न्यूज़ 24 में बनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत, जय गढ़वा।